तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल ये जो बीस्ट फेटस था इसे सील किया जा चुका था और ये जो तीनों थे किंग लेवल के एक्सपर्ट यहाँ पर इसे ख़त्म करने के लिए बैठ जाते हैं और बाहर में अपना क्लोन भेज देते हैं। अब आगे तो थोड़ा समय जैसे ही बीतता है, मतलब 1-2 दिन जैसे भी बोलो, ये जो अदर डिजास्टर की न्यूज़ थी चारों तरफ फैलने लगती कि चलो फाइनली ये जो एंडलेस स्लॉटर था, ये जो मृत्यु का नाच चल रहा था वो ख़त्म हो चुका था और सभी सोल्जर्स अपने अपने घर लौटने लगते हैं। अब बारी थी देखो नेगोशिएशन की, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है। लीलू का कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, मतलब लीलू जियांग किंग और टांटाई भी लौट आती गॉड रिवर सिटी में, जहाँ पर ये गोल्डन फ्रूट जो मिला था ना लीलू को, वो लाइफ फ्रूट जो भी बोल लो, उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। और जब ये फ्रूट बाहर ये निकालते हैं ना तो आसपास के पेड़ पौधे भी ना बहुत तेजी से उगने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। टांटाई भी कहती मैं भी नहीं जानती क्या चीज़ है, लेकिन इसमें वाइटैलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा लगता नहीं कि ओरिजिन रिवर्सन ऐसी चीज़ें भी बना सकता है। अब लीलू भी दिमाग लगाता है कहीं ऐसा तो नहीं ओरिजिन रिवर्सन वाले ये जो बैटल्स करवा रहे हैं इसीलिए करवा रहे हैं, इस चीज़ को रिफाइन करने के लिए। और ये कहता है शायद ये दादाजी को ग्रो करने के लिए भी अच्छा है। ये तुरंत ही ना वो 5 कलर वाला जो पॉट था जिसमें हेवनली थंडर बाम्बू था उसे निकालता है। इसकी वजह से वो काफ़ी ग्रो कर गया था और अब बाम्बू में ना लाइटनिंग वगैरह चमकना शुरू हो चुकी थी। और टांटाई भी देखती तो कहती हाँ रेस्पेक्टेड एल्डर पहले से काफ़ी मैच्योरली ग्रो हो रहे हैं। सेलेस्टियल मिरर पकोड़ा में भी शायद उन्हें काफ़ी फायदा मिला था। और टांटाई ध्यान से देखती है, मतलब इस समय ना इनकी आंखों में 3 ऑरा दिख रही थी, गोल्डन, सिल्वर और इंक की, यानी इनके तीनों रेजोनेंस, ताकि थंडर बाम्बू के कोर को देख सके। और अंदर में ना इन्हें ये ट्री के एक थंडर एग जैसा कुछ तो दिखाई देता है जिस पर बहुत सारे गोल्डन ड्रैगन स्केल्स दिख रहे हैं। टांटाई देखकर काफी खुश होती है और लीलू को बताती है कि अब तुम्हारे जो ग्रैंडपा के हो रहा है वो स्टेबलाइज हो चुकी है, ड्रैगन एग में बदल चुके हैं, मतलब फ्यूचर में इनका बर्थ हो सकता है। लेकिन लाइफ फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए रीबर्थ के लिए, और ज़्यादा लगता है, लेकिन तुम्हारे वजह से ये जल्दी चीज़ें हो चुकी हैं। अब लीलू कहता है कि क्या मैं फिर ये गोल्डन फ्रूट थंडर बाम्बू के साथ फ्यूज करता हूँ, ग्रैंडपा एब्जॉर्ब कर सकता। टांटाई कहते हैं अगर तुम्हें भी चाहिए तो थोड़ा रख सकते हो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, फिजिकली और स्ट्रांग हो सकते हो। लीलू बोलता है नहीं मैं यंग हूँ, अभी बहुत चीज़ें मैं एक्सप्लोर करके मिल सकती है मुझे, अब मैं वैसे भी हेवनली ड्रैगन में बदल पाता हूँ। जियांग किंग भी वही कहती, मतलब वो लीलू का डिसीजन से सहमत थी। टांटाई को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब इनके बच्चे काफ़ी ग्रेटिट्यूड वाले हैं कि दादाजी को हेल्प करनी है इनको। और टांटाई कहती देखो अभी तो मैं क्लोन हूँ तो मैं भी फुल पावर यूज़ नहीं कर सकती, बाकी जब लीनियज चीफ आएंगे ना तो मैं उनको ये चीज़ दूंगी इन्वेस्टिगेट करने के कि कहीं ऐसा तो नहीं ओरिजिन रिवर्सल वालों ने कुछ इस पर मार्किंग वगैरह छोड़ी, तभी हम इसे यूज़ कर सकते। अब लीलू बोलते ठीक है वो सब, हमें जिया किंगडम जाना, वहाँ का माहौल काफ़ी खतरनाक चल रहा है, प्रिंसिपल पांग ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। टांटाई भी की आंखों में एक नॉस्टैल्जिया था, मतलब पुराने दिन उन्हें याद आते ना जिया किंगडम, मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाली थी लेकिन ये बीस्ट फेटस की वजह से मेरी ट्रू बॉडी तो यहीं रहेगी, तुम लोग वेट कर लो थोड़ा सा। लीलू कहता हम तो कर लेते बट प्रिंसिपल पांग नहीं कर पाएंगे। और टांट मतलब जियांग किंग भी समझाते कि मदर आप टेंशन मत, बच्चे नहीं हम देख लेंगे, अगर एक्चुअल किंग मिला तो भी शायद हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। फिर भी टांटाई कहती कुछ भी हो जाए तुम लोग अकेली तो नहीं जाओगी, मैं ली टियांजी के साथ डिस्कस करती हूँ, मतलब 5 ड्रैगन फांग आर्मीज वगैरह को ये भेजने की मोड में थी। लीलू कहता ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा, और सोचता कि अगर फर्स्ट प्रिंसेस देखेंगे मुझे 10,000 सोल्जर्स के साथ तो वो भी हैरान हो जाएंगे, और फिर यूलांग वगैरह का क्या होगा। हालांकि मतलब टांटाई कहती इतना तो चलता है, तुम लोग डिसेंडेंट और तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा जरूरी है। और फिर इनका यही था कि दोनों लिनियज चीफ को आने के बाद हम डिस्कस करते हैं। तो एक दिन ये लोग वेट करते हैं और फाइनली ड्रैगन हॉर्न लिनियज के ली जिनसायो, ड्रैगन बोन लिनियज के ली जुआन वो भी आ चुके थे। और टांटाई पहले इनको देती है लाइफ फोर्स फ्रूट कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लो आप लोग, और कुछ निकलता नहीं है तो फिर हेवनली थंडर बाम्बू के साथ ये लोग इसे रख देते हैं या फ्यूज कर देते हैं। तो थंडर बाम्बू में भी काफ़ी तेजी से चेंजेस आते हैं, ड्रैगन एक भी ना उस पर थंडर रून्स वगैरह बनने लगे और अभी काफ़ी तेजी से बढ़ती है, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा समय लगेगा अगर रीबर्थ करना है। अब ये मैटर तो रिजॉल्व हो चुका था, तो अब ये डिस्कशन यहाँ पर ये होता है कि लीलू वगैरह जिया किंगडम जाना चाहते हैं और किनिंग और जिनजायो ना उनका ये मानना था और जुआन वो का कि हम इन्हें नहीं रोक सकते क्या, ईस्टर्न फान डिवाइन कॉन्टिनेंट काफ़ी दूर है यहाँ से हमारे एरिया से, और लीलू और जियांग किंग हमारे खास हैं क्योंकि एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीट और जेनेसिस सीट है। क्योंकि जिनजायो का ये कहना था कि बहुत सारे जेनेसिस सीड्स पहले भी पैदा हुए हैं लेकिन वो कल्टीवेट नहीं कर पाए पूरा आगे तक क्योंकि बीच में उन्हें मार दिया गया, हम इन्हें अच्छा रिसोर्सेज दे सकते हैं। लीलू भी कहता है एल्डर्स आप लोग की चिंता के लिए शुक्रिया, बट ये मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता, और इंसान को अगर आगे बढ़ना है ना तो उसे खतरों का सामना करना पड़ता है, तभी वो उस लेवल पे पहुंच सकता है। इस बात को सुनकर ये लोग भी सहमत थे और शांत हो जाते। टियांजी कहते क्या कोई लिनियर चीफ जा सकता है जिया किंगडम हमारे तरफ से, और इस दौरान वो टांटाई की तरफ देखते कि आप क्या सोचते हो, और टांटाई भी कहती देखो जाना तो इनको पड़ेगा इन दोनों को, मैं खुद जाने वाली थी लेकिन बीस्ट फेटस की वजह से नहीं जा पाऊंगी, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार है। टियांजी भी कहते हाँ आपकी ज़रूरत है यहाँ पर। तो टांटाई का भी कहना था एक लिनियर चीफ तो इनके साथ जाना चाहिए और 5 गार्जियन आर्मीज भी, ऐसा समझ लो ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं। टियांजी का ये भी चिंता था कि अगर पूरी आर्मी चली जाएगी तो खानदान ली इधर काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगा, क्या पता कहीं पर अदर डिजास्टर वगैरह बन रहा हो। लेकिन वो भी था कि अगर लीलू और जियांग किंग को कुछ हो गया तो एंसेस्टर इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो टियांजी डिसीजन ले लेते
कि ठीक है 5 गार्जियन आर्मीज भी जाएगी और लिनियर चीफ किनिंग भी जाएंगी और लीलू 5 जो मिथिकल आर्नामेंट्स हैं वो भी ले जाएगा। लीलू इससे काफ़ी खुश होता है और इन्हें शुक्रिया बोलता है। टियानजी भी बोलते हैं शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, जब से तुम 6वें लिनियर चीफ बने हो अब ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है और एंसेस्टर क्योंकि यहाँ पर आ नहीं सकते और माउंटेन रूलिंग चीफ मैं ही हूँ तो मुझे इन चीज़ों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। उसके बाद ये देखते हैं ली ज़ंजाई और ली ज़ुआनवू की तरफ टियानजी कि वो आइटम्स बाहर निकालो। बॉल ऑफ गोल्डन लाइट बाहर निकलता है, वो जब कुछ तो निकालते हैं उसमें एक ड्रैकोनिक रोर सुनने को मिलता है। लीलू जो जिसके पास पहले से लेसर ड्रैगन सैक्रेड सीड था ना, वो फील करता है कि मानो उसका जो सैक्रेड सीड है लेसर वाला वो एक्टिव हो रहा हो। इसका ड्रैगन रेजोनेंस भी जाता ना वो स्टिमुलेट होने लगता है, अपने आप मैनिफेस्ट होने लगता है। हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस मानो उस बॉल ऑफ गोल्डन लाइट की तरफ देख रहा हो। लीलू जब इसे देखता है तो कहता है ओके ये ड्रैगन सैक्रेड सीड है, क्या ली टियानजी से दे रहे हैं? क्योंकि देखो सैक्रेड सीड का पावर तो लीलू देख चुका था लू किंगेयर के हाथों में और किनी के हाथों में, और अगर ये ड्रैगन सैक्रेड सीड को कंज्यूम करता है ना तो इसका रेजोनेंस जो है अपर 9th ग्रेड पे पहुंच जाएगा, जो हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस। तो पावर लेवल में भी इसको काफ़ी बफ मिल जाएगा। तो अगर एक ट्रू अदर किंग भी मिला ना तो लीलू चैलेंज शायद कर पाए। ली टियानजी को दिखाया जाता है क्योंकि इन्हें क्या लगा था कि इसका बेस्ट कैंडिडेट ड्रैगन सैक्रेड सीड का ली डाइक्सुआन होंगे, लेकिन उनके जाने के बाद इन्हें लगा था कि ली ज़ीलवो होंगे क्योंकि वो भी 9th ग्रेड के ड्यूक थे। लेकिन लीलू प्रकट होता है और चीज़ें धीरे धीरे बदलते जाती है क्योंकि भाई लीलू का तोड़ नहीं था, अभी 6th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट बन चुका था। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था इनकी आंखों में क्योंकि इनका वही था कि इसके थ्रू फिर ली ज़ीलवो किंग लेवल में जा सकते थे, लेकिन अब लीलू का पद भी काफ़ी बढ़ चुका था, प्रभाव भी काफ़ी बढ़ चुका था। और टियानजी बोलते भी हैं कि देखो लीलू तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, तुम्हें पता ही है ड्रैगन सैक्रेड सीड है और अगर तुमने इसको अच्छे से कल्टीवेट किया तो तुम शायद ड्रैगन सैक्रेड सीड को इवॉल्व कर पाओ एक्वायर्ड जेनेसिस सीड में। लीलू भी एक गहरी सांस लेकर कहता है मैं ड्रैगन सैक्रेड सीड को सेफ रखूंगा और अगर मैंने कभी फ्यूचर में इसे इवॉल्व कर दिया तो मैं जरूर इसे वापस कर दूंगा ताकि फ्यूचर जनरेशन इसे यूज़ कर पाए। क्योंकि देखो रूल ये था ब्लड लाइन का कि अगर बंदा ड्रैगन सैक्रेड सीड को इनहेरिट करता है तो 100 सालों तक रखेगा, उसके बाद वापस कर देगा। तभी तो भाई हेवनली एम्परर वाले इस सीड को रखेंगे और किसी और को देंगे जो टैलेंटेड होगा ताकि वो फिर इसके थ्रू किंग लेवल में इवॉल्व हो सके। अब लीलू ना बस ऐसा पाम ऐसा आगे बढ़ा था, ड्रैगन सैक्रेड सीड इसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। लीलू एक प्योर एंशिएंट ड्रैगन एनर्जी फील करता है। ये जो सीड था इसकी बॉडी में जाके कहीं सेटल हो जाता है और अपनी बॉडी में चेंजेस फील करता है कि मानो फिजिकल स्ट्रेंथ में बफ आ रहा हो। टांटाई जब देखती हैं तो थोड़ा सेटिस्फाइड होती है और फिर कहती हैं कि लिनियर चीफ टियानजी अगर मैं सही से रिमेंबर कर पा रही हूँ, याद कर पा रही हूँ, तो खानदान ली के पास एक हेवनली ड्रैगन ट्रांसेंडेंट आर्ट भी है, 9 ड्रैगन्स पैरागॉन एम्परर सील। अब लीलू की आंखों में भी एक चमक आता है, आदमी तो था ही ये लालची। ली टियानजी थोड़ा सा स्तब्ध हो जाते कि यार इनको अब ये ट्रांसेंडेंट आर्ट भी चाहिए, ज़्यादा नहीं हो रहा है। फिर भी टियानजी कहते हैं देखिए चीफ टांटाई वो सील को मास्टर करना बहुत टफ है, अभी तक 5 लिनियर चीफ में 3 ही लोग सफल हो पाए। लीलू के पास है ड्रैगन सैक्रेड सील, लेकिन इतना आसान नहीं होगा उस आर्ट को कॉम्प्रीहेंड करना। मतलब लीलू जब 7th ग्रेड का ड्यूक बन जाएगा यानी ट्रांसेंडेंट रियल ट्रांसेंडेंट जिसे हम बोलते हैं, तो शायद ये उसे मास्टर कर पाए। लीलू कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जेनेसिस सीड के पास एक डिवाइन नॉलेज स्टेट होता है, तो मैं उस स्टेट में एंटर करके इसे जल्दी से सीख सकता हूँ। मतलब मैं और सिस्टर किंग डिवाइन नॉलेज शेयर कर सकते हैं उनके थ्रू। अब ये सुन करके बाकी लिनियर चीफ जो थे जियांग किंग की तरफ देख, यार सही में यार जेनेसिस सीड सही में बहुत रेयर चीज़ है, कितनी मिस्टिकल एबिलिटीज़ है ना भाई ये। कि जियांग किंग इस दौरान ब्लश करती क्योंकि इसे मालूम है डिवाइन स्टेट में लीलू एंटर करेगा, मतलब के बस मौका चाहिए। डिवाइन स्टेट में एंटर करने के लिए आपका माइंड बॉडी सोल एक जैसा हो जाना चाहिए, उसके लिए आपको फिजिकली कांटेक्ट में आना पड़ता है। और फाइनली कहती है हाँ लीलू सही कह रहा है, मेरा डिवाइन नॉलेज जो है ना डिवाइन स्टेट वाला वो मदद कर सकता है इसे ट्रांसेंडेंट आर्ट को जल्दी समझने में। अब टियानजी फाइनली एक स्पेस जैसा कुछ तो खोलते हैं और एक जेड केस था जो कि एक जिस पर एक क्रॉल वगैरह था, मतलब ये वही मेथड था 9 गोल्डन ड्रैगन। और फिलहाल ये जो इन्फॉर्मेशन था ना लीलू के माइंड में एंटर कर जाता है। फिलहाल मतलब ये पॉकेट स्फीयर को अंदर करके रख लेता है ये जो इन्फॉर्मेशन था, मतलब स्क्रॉल कि जब मैं मास्टर कर लूँगा तो इसे वापस कर दूंगा। और इसे मजा आ रहा था यार, अब तो अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। टियानजी बोलते हैं जियांग किंग ने भी बहुत इमेंसली कंट्रीब्यूट किया है। जियांग किंग भी बोलते हैं ऑब्वियसली लीलू और मम्मी यहीं पर हैं तो भाई मैं बेस्ट तो दूंगी अपना और मुझे किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं। टियानजी सीधा बोलते हैं लेकिन हमारा खानदान रिवॉर्ड्स भी देता है पनिशमेंट भी देता है, तो देता जरूर है। ठीक है तुम्हारा अभी कनेक्शन हमारे ब्लड लाइन के साथ वीक है क्योंकि तुम बाहर से आई हो है, मतलब लीलू की वाइफ तो हो। और फिर ये एक वेनरेटेड हेयरलूम देते हैं इसे क्योंकि अम्ब्रेला के जैसा था, छाते के जैसा। एक मिथिकल ऑर्नामेंट, इसमें सोर्स ओरिजिन एनर्जी का भी ट्रेस। ये बहुत रेयर भी माना जाता है क्योंकि ऐसी चीज़ें के लिए अगर कहीं भी निकाल दिया जाए ना झगड़े होने लगेंगे किंग लेवल के एक्सपर्ट में। और इसको कहा जाता है होली फिनिक्स पैरासोल, मतलब इसको तुम डिफेंस में भी यूज़ करते हो, छातों को ऐसे सामने आगे कर दो तो डिफेंस के लिए यूज़ होगा और अटैक करना चाहो तो अटैक भी कर सकते हो।
बेसिकली ये होली फिनिक्स के बोन और फेदर से बनाया गया है, इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और होली फिनिक्स बिल्कुल भी ड्रैगन रेस से कमज़ोर नहीं होते हैं और बोल देखेंगे क्योंकि तुम्हारे पास तीनों लाइट ग्रेड के रेजोनेंस है तो तुम सैक्रेड फ्लेम्स को इसके अंदर के सम्मन कर सकती हो और अपने फिनिक्स फ्लेम इसको फ्यूज़ कर लोगे अपने फ्लेम्स को, तुम्हारा पावर लेवल और बढ़ जाएगा। ये भी गिफ्ट ली ज़ीलुओ के लिए था जब वो किंग लेवल में जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल अब चीज़ें बदल चुकी थी तो इसके साथ तुम्हारी जर्नी भी सेफ हो। जियांग किंगे भी अवाक थी लेकिन फिर इन्हें थैंक्स बोलती। पहले एक बार लिलू और टैंटाई की तरफ देखती है जो कि इशारा करते हैं अरे ले लो, तभी ये लेती है। और इनका यही था देखो कि अगर लिलू और जियांग किंगे सेफ हैं तो खानदान लिए आगे बढ़ता रहेगा। और ये जो देखो ये था ना, ये वेनरेटेड हेयरलूम्स की एक खासियत होती है, जैसे ये होली फिनिक्स पैरासोलन, इसके अंदर एक हाई लेवल का अपना स्पिरिचुअलिटी है और इसको अगर आप अपने रेजोनेंट पावर के साथ नरिश करते रहोगे तो आपका और इसका जो सिंक्रोनिसिटी होता है, मतलब एक दूसरे के साथ काम करने का सामंजस्य वो भी बढ़ता है। और टियान से फिर बोलते हैं कि ठीक है फिर मैं पांचों गार्जियन आर्मीज को इन्फॉर्म कर देता हूँ और वो तुम लोगों के साथ जिया किंगडम चले जाएंगे। लिनियर चीफ केनियंग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और देखो ली किनपेंग ली ज़ीलुओ वगैरह के पास कुछ अभी है नहीं ज़्यादा काम, तो वो भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि उसके बाद वो शायद किंग लेवल पे ब्रेक थ्रू भी कर पाए। मतलब ली टियानजू ने लगभग फोर्स तो दे दिया था ना नीलू के साथ, जो कि काफ़ी बड़ी बात। ये दिखाता था कि अपनी परेशानी कुछ भी हो लेकिन ये बंदा अगर फैमिली के लिए डिसीजन लेने की बात आती है तो इन चीज़ों से ऊपर उठ के सोचता है। और प्लान ये था कि 4 दिन के बाद ये निकलने वाले थे, बट लीरू का ये भी था यार ओल्ड पांग कब तक होल्ड कर पाएंगे। और टांटाई कहती टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल चैनल खोल दूंगी डायरेक्ट आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट के लिए, क्योंकि इनके पास स्पेस रेजोनेंस है तो टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। तो देखो ये 4 दिन धीरे धीरे जल्दी ही निकल जाते हैं और गॉड रिवर सिटी में इन 4 दिनों में काफ़ी हलचल का माहौल था। लिलू को हमें दिखाया जाता जो कि बैठा हुआ था एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो के थ्रू, मतलब अपने पावर को फील कर रहा था और ड्रैगन सेक्रेट सीड को रिफाइन कर रहा था और इसका जो रेजोनेंट पावर था ना और ज़्यादा मैजेस्टिक और डेंसर होने लगा था। इसकी आंखें जब ये खोलता है ना तो वॉयलेट और गोल्ड कलर की दिखती है, मतलब ड्रैगन आइज की तरह एकदम। फिर थोड़ी देर में मतलब ये आंखों को वैसा कर सकता था तो फिर नॉर्मल कर लेता है। थोड़ी दूर पर मतलब जियांग किंगे बैठी हुई थी एक वाटरफॉल के पास जहाँ से एक फिनिक्स का क्राई हमें सुनने को मिलता, मतलब ये होली फिनिक्स पैरासोल को अब अच्छे से यूज़ कर पा रही थी। और फाइनली ये प्रकट होती कि तुम्हारा हो गया प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग दिस ड्रैगन सेक्रेट सीड। लिलू बोलता हाँ पहले से तो फास्ट है और रिफाइन तो नहीं हुआ है, लेकिन जब मैं रिफाइन कर लूँगा तो मेरा स्ट्रेंथ अपर 6 ग्रेड पे चला जाएगा आपके जैसा। जियांग किंगे कहती नहीं तो फिर तुम्हें तो और मेहनत करना पड़ेगा कि मैंने कुछ स्ट्रेंज विचित्र चीज़ें अपनी बॉडी में फील की, अगर मैं कल्टीवेट कर लूँ थोड़े समय के लिए तो मैं ट्रू ट्रांसलेट ड्यूक बन सकती हूँ, यानी 7th ग्रेड की। लिलू बोलते यार ये बंदी क्या है, उतने रिसोर्सेज भी यूज़ नहीं करती है, फिर भी जेनेसिस सीड सही में अमेजिंग होते हैं। मतलब इसका एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड कहीं ना कहीं अभी पीछे भी तो था। इसकी मम्मी ने बताया भी था कि इसे कोई वो पिल चाहिए, मिरियाड रेजोनेंस गोल्डन पिल, तब ये कंप्लीट हो सकता है। जियांग किंगे समझ जाती है और बोलती चिंता मत करो, तुम मिरियाड रेजोनेंस गोल्डन पिल के बारे में सोच रहे हो ना, हम ढूंढ लेंगे उससे, तुम्हारे पास अभी समय है। हालांकि देखो लिलू इसलिए चिंतित था कि इसके मम्मी पापा को भी ना नहीं मिल पाया था वो पिल पूरा, लेसर मिरियाड रेजोनेंस गोल्डन पिल ही मिला था जो कि नोबल बैटलफील्ड में कितने समय तक थे। तो कितना आसान होगा कितना कठिन होगा इसको भी नहीं पता था उस चीज़ को हासिल कर। फिलहाल ये ड्रैगन बोट जिस पर बैठ के इनकी टीम सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं निकलने के लिए तैयार। वही लिलू अपना पुराना दिन याद करता है कि जब वो वहाँ से आया था जिया किंगडम से, तब ये लौंडा बस अर्थ फिंड जनरल लेवल पे था और अब ये कहाँ पहुँच चुका है। फिर से ये फैमिली अपने हाउस लिवोलॉन पे जाएगा। अब इस दौरान इनकी बात होती है और ये बोलता है सिस्टर किंग मेरा एक रिक्वेस्ट कि मैं ना वो 9 ड्रैगन्स पैरागॉन एम्परर सील मास्टर करना चाहता हूँ जिया किंगडम पहुँचने से पहले, तो मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। जियांग किंगे ना मतलब एकदम ज्वालामुखी के समान फटती, फुल स्ट्रेंथ के साथ इसे मारती, जो कि लीरू एकदम दूर जाके करता है। मतलब बोट पे अभी ये लोग पहुंचे नहीं थे, उधर तैयारी वारी हो रही थी। फिलहाल हमें एक डार्क हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर थोड़ी डिम लाइट चल रही, अलग अलग आवाजें आ रही और हमें ना 3 लोकेशंस को दिखाया जाता है उसके अंदर में, जहाँ पर 3 ब्लैक एग्स थे में क्रैक्स आ रहे हैं। सामने में राइट में मतलब एक बर्ली बिल्ट मैन प्रकट होता है, इसकी बॉडी पर बहुत सारे टैटूज बने हुए थे, हाथ भी काफी लंबे लंबे। लेफ्ट में एक गोल्डन क्लॉथ्स में स्किनी बंदा या बंदी था, हाँ बंदा था ये। देखो अगर लिलू और जियांग किंगे होते तो इसे पहचान जाते, ये था शेन जिंग सायो, लेकिन पहले से काफी ट्रांसफॉर्म हो चुका था और इसके थर्ड आई के पास ना एक मार्क दिख रहा था ब्लैक हार्ट के जैसा। और इन दोनों के बीच में एक सुंदर लड़की खड़ी थी जिसकी बॉडी पर ब्लैक स्नेक्स वाले स्केल्स थे, दिखने में भी काफी सेडक्टिव थी और ये थी ली लिंग सिंह। मतलब इसका ऑरा ना पहले से काफी बदल चुका था और ज्यादा, शायद पूरी तरह से ये डार्कनेस में जा चुकी थी। इनके सामने में एक फ्लेम जैसा डार्क ग्रीन फ्लेम जलता और एक बंदा प्रकट होता, और ये नॉर्मल बंदा नहीं था। देखो 13 अंडरवर्ल्ड किंग्स कहे जाते हैं ना, उनमें से एक था 3रे नंबर का डेमोनिक फ्लेम अंडरवर्ल्ड किंग। और ये कहते हैं मतलब आगे कहता है तुरंत
कि अच्छा तो तुम लोग सर्वाइव कर गए वो अल्टीमेट डेविल करप्शन से। क्योंकि देखो इतने सालों में ना 200-300 सालों में इन्होंने या 1000 सालों में जो भी बोल लो, इन्होंने बहुतों पे ट्राई किया। 7 टोटल ये बना पाए अल्टीमेट डेविल करप्शन सीड, 4 मर गए, ये 3 ही बचे थे। सक्सेस रेट काफ़ी लो है, लेकिन जो बनते हैं उसके बाद उनका एनर्जी लेवल काफ़ी हाई होता है। ये जो था ना टेक्निक, इन्हें भी सेक्रेट वॉइड रेजोनेंस सेक्ट के वॉइड से मिला था, मतलब खंडार से मिला था। थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया इनके हेवनली एम्परर ने, तो ये पावर सेक्रेट सीड के जैसा है, बस ऐसा समझ लो। बस ये डेविलिश ऑरा भी यूज़ करता है। इससे क्या है ना, चांसेस बढ़ जाते हैं कि सामने वाला किंग लेवल पे जा सकता है। जैसे लीलू वगैरह सेक्रेट सीड यूज़ कर रहे हैं, वैसे ये डेविल सीड है। और फिर ये एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो वॉर तगड़ा चल रहा है ओरिजिन रिवर्सन और एकेडमिक फेडरेशन के बीच में, वो अपना अलग बीच अलग स्पेस में, लेकिन आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट पे हमारा कुछ अलग प्लान चल रहा है। हमारे बहुत सारे प्लान इन्होंने बिगाड़े हैं इवन आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट में, लेकिन वो काट उतना ज़्यादा रहे जितना वो चबा भी नहीं सकते। तो फिलहाल देखो ये तीनों काफ़ी डीप कल्टीवेशन में, तो इन्हें आइडिया नहीं था। अब चीज़ों का इन्हें पता चलता है कि मैटर काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो ये बोलते हैं मेरे पास तुम तीनों के लिए मिशन है, और ये सैटर्न 9 हाइड्रा डेविल किंग से रिलेटेड और क्रिटिकल लोकेशन है, हमारा तगड़ा प्लान है वहाँ पर। और ये लोकेशन जिया किंगडम था ना, ये बताते हैं कि ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में तुम लोगों को जाना है। तो सबसे पहले सैन जिंग बोलता है सरप्राइज होकर के कि मास्टर तो वेस्टलैंड एरिया है, वहाँ पर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि देखो शेन कैसा है, बहुत सारे अदर लोकेशंस इसने ही तो ओरिजिन रिवर्सन के लिए काम किए थे उधर बाहर में। इसे कभी लगा नहीं था कि वहाँ पर इतना बड़ा प्लान हो सकता है। ये जो डेमोनिक फ्लेम अंडरवर्ल्ड किंग थे ना, काफ़ी पेशेंट इंसान थे, तो वो देखते हैं इन तीनों की तरफ कि हाँ ज़मीन वहाँ की बंजर है, लेकिन वहाँ पर कुछ मिस्टीरियस ट्रेजर्स भी हैं। नहीं तो तुम खुद सोचो ना, हाइड्रा डेविल किंग जो कि एक पीक ट्रिपल क्राउन किंग है, वहाँ पर उस एरिया को क्यों इतना लंबे समय तक करप्ट करे। बेसिकली पुराने समय की एक जेनेसिस वहाँ पर सील्ड है। हमारा ओरिजिन रिवर्सन भी बहुत लंबे समय तक उसे ढूंढने का ट्राई कर रहा, जो कि नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फाइनली हमारे जो हेवनली एम्परर यिन है, उन्होंने एक्शन लिया और कुछ चीज़ों का हमें पता चला। ये बड़ी बात थी ना कि यार जेनेसिस सीड बहुत पुराने समय की, इतने समय तक कौन सर्वाइव कर सकता है। मतलब हेवनली एम्परर भी शायद ना सर्वाइव कर पाए। तो ये बंदा थोड़ा बहुत देखो इनको इन्फॉर्मेशन देता है कि जैसा कि हेवनली एम्परर यिन ने कहा, ये सेक्रेट वॉइड रेजोनेंस सेक्ट की फाइनल जनरेशन की ना जो 6 सन्स होते हैं उनमें से एक है। और सेक्रेट वॉइड रेजोनेंस सेक्ट खत्म हो गया, लेकिन ये बच गया जो भी, और इसने खुद को सील्ड कर लिया। सील करने की वजह से वहाँ पर टाइम का इफेक्ट शायद उतना नहीं है। तो समझ सकते हो, उन्हें पिल सेंट भी कहा जाता है। ये जो जेनेसिस सीड है, बहुत सारे जो टॉप लेवल के पिल्स है ये बनाया करती थी या करता था, जैसे मेरियाड रेजोनेंस का गोल्डन पिल। और जो हाइड्रा डेविल किंग है उसने भी उसका ऑरा फील कर लिया, तो वो उसे डिवोर करना चाहता है। और अगर वो डिवोर कर लेता है तो वो ग्रैंड डेविल किंग बन जाएगा, मतलब हेवनली एम्परर के बराबर। सैन को लगा नहीं था कि ऐसी भी चीज़ें वहाँ हो सकती। और फिर ये बोलता है और कि अगर तुम एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड या जेनेसिस सीड वहाँ मिलते हैं तो उन्हें भी पकड़ना है। और फाइनली शेन बोलता है एक अलग स्माइल के साथ, कहीं आप लीलू और जियांग किंग के बारे में तो बात नहीं कर रहे। तो अंडरवर्ल्ड किंग बताता है कि हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये लोग उधर ही जा रहे हैं, तो तुम्हें राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा जब हाइड्रा डेविल किंग इनसे फाइट कर रहा हो। जेनेसिस सीड को हमें जिंदा पकड़ना है, और एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड अगर ज़्यादा इधर उधर करता है तो निपटा देना, बस लाश भी मिल गया तो काम हो जाएगा। और शेन के तो ऐसा जीव ऐसा लपका रहा था कि यस सर। और फिर ये बोलते जाओ ब्लैक वॉल्ट, जो भी तुम्हें ट्रेजर चाहिए वो ले लो और फिर काम में लग जाओ। लेकिन शेन इस दौरान कहता है यार देखो जो भी लीलू को पकड़े ना उसको मार देना, लेकिन उसका खोपड़ी मुझे चाहिए। ली लिंगजिंग थोड़ा सा देखती है, स्माइल देती है और कहती है ठीक है, पाइथन स्टाफ को पकड़। तो फिलहाल हम स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AK मुसाफिर विदा लेता हूँ।